आज हम करेंगे चैप्टर 9 जो भरण पोषण के बारे में है, मेंटेनेंस के बारे में है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है सेक्शन 125 से 128 तक इसके सेक्शंस हैं। और हमने मुस्लिम लॉ में भी पढ़ा है, मोहम्मद अहमद खान शाह बानो बेगम का केस था, जिसमें अगर कोई महिला जो अपनी जो पर्सनल लॉ है उसमें अगर वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है तो फिर वो CRPC अंडर सेक्शन 125 के जो है मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो ये वाइफ के लिए मतलब ये एक तरह से हम देखें पढ़ेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि एक ये पुरुष जो है वो मेंटेनेंस दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 125 क्या कहता है? 125 में सेक्शन 125 में ये बता रखा है कि कौन कौन व्यक्ति जो है भरण पोषण लेने के हकदार है। ठीक है, कौन कौन जो है ले सकते हैं भरण पोषण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किससे ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं। तो वो जो भी व्यक्ति होगा वो पर्याप्त साधनों वाला होगा। ठीक है, उसके पास सफिशिएंट मीन्स होंगे, मतलब उसके पास भरण पोषण करने के लिए उसके पास इतनी रकम होनी चाहिए, उसकी इनकम होनी चाहिए या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इतनी पर्याप्त हो कि वो दूसरों का भरण पोषण कर सके। दूसरा जो मांग रहा है उसके मतलब उतनी उसके पास हो कि वो खुद की भी कर सके और दूसरों को भी दे सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जिससे मांगेगा वो व्यक्ति पर्याप्त साधनों वाला हो। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन ले सकता है? तो सबसे पहले उस आदमी की पत्नी ले सकती है। ठीक है, पत्नी ले सकती है, और वह पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ठीक है, जो असमर्थ है इसका मतलब वो कोई नौकरी नहीं करनी चाहिए, खुद कमाने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई नौकरी करने वाली है तो वो असमर्थ की कैटेगरी में नहीं आएगी। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि सिर्फ पत्नी है, पति शब्द नहीं है। इसका मतलब पति इस सेक्शन में भरण पोषण नहीं ले सकता है। दूसरा आ गया जो पत्नी का एक हमने केस पति ले सकता है। ऐसे तो जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिनमें ले सकता है, लेकिन वो इस सेक्शन में तो मेंशन नहीं है कि पति ले सकता है। ठीक है, हस्बैंड ले सकता है, इसमें नहीं है कहीं भी। अब दूसरा आ गया, पहला पत्नी हो गया, बी पार्ट है, ये है संतान। ठीक है, उसकी संतान ले सकती है। कौन सी संतान? जो अवयस्क है, माइनर है। ठीक है, जो 18 साल की नहीं हुई वो संतान ले सकती है। और संतान दोनों, कोई भी, चाहे धर्मज संतान हो, लेजिटिमेट हो, चाहे अधर्मज इलेजिटिमेट हो, दोनों संतान जो है दोनों तरह की संतान ले सकती है। धर्मज और अधर्मज हमने हिंदू लॉ में पढ़ा हुआ है क्या होता है। ठीक है ना? ठीक है, और जो विवाहित हो ना हो इससे कोई मैटर नहीं करता, अवयस्क होनी चाहिए। और दूसरी बात इसमें भी यही बात है कि वह असमर्थ हो अपना भरण पोषण करने में। ठीक है, ये अवयस्क हो गई। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि व्यस्क संतान भी ले सकती है, ऐसी कोई संतान जो व्यस्क हो गई हो। ठीक है, लेकिन इसमें विवाहित पुत्री नहीं आएगी। ठीक है, विवाहित पुत्री व्यस्क होगी तो वो नहीं ले सकती। ठीक है, व्यस्क हो गई हो, लेकिन जो वो कब ले सकती है, व्यस्क संतान कब ले सकती है? या तो वो कोई शारीरिक या मानसिक असामान्यता, फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी। ठीक है ना, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई बीमारी हो उसको। ठीक है ना, कि वो नॉर्मल नहीं हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। ठीक है, नॉर्मल नहीं है, या फिर उसको कोई क्षति, कोई चोट पहुंच गई है। ठीक है ना, इस तरह की इंजरी, उस तरह की चोट पहुंच गई जिससे वो अब भरण पोषण अपना नहीं कर सकता। ठीक है ना, अपने भरण पोषण नहीं कर सकता, तो ऐसी जो व्यस्क संतान है वो भी ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है, और चौथा जो है वो है माता पिता। ठीक है ना, माता पिता भी असमर्थ है अपना भरण पोषण करने में, तो वो भी जो है मेंटेनेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब जो है मेंटेनेंस कब लेंगे? ठीक है, अगर वो मेंटेनेंस दे रहा है, उनको वो असमर्थ है और उनको जो भी उनका पुत्र है या पति है या पिता है वो मेंटेनेंस दे रहा है, तब तो उन्हें इस सेक्शन में आने की ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो वो कब आएंगे इस सेक्शन में? कब वो लेंगे? जब वो उपेक्षा करता है, उनको नेग्लेक्ट करता है, देता नहीं है। ठीक है ना, देखते हुए भी इनको ज़रूरत है फिर भी नहीं देता, और या फिर वो डिमांड करते हैं, मांगते हैं तो वो मना कर देता है। ठीक है, उपेक्षा करता है और इनकार करता है, तो फिर वो इस सेक्शन में आके मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। तो फिर कोर्ट जो है, कोर्ट में आएंगे और कोर्ट से निर्देश दे सकता है कि इनको मासिक जो महीने का भी डिसाइड कर देगा कोर्ट कितना कितना देना है, ठीक है। अब जो है कितना मासिक भत्ता उनको, कितना अलाउंस उनको मेंटेनेंस देना है, ये न्यायालय निश्चित कर देगा। अब इसमें एक और पॉइंट है कि अगर कोई ऐसी कोई पुत्री है जो विवाहित है, ठीक है ना, विवाहित पुत्री है लेकिन वो अवयस्क है, माइनर है, तो ठीक है, जब तक वो माइनर है तब तक उसका पिता जो है उसका भरण पोषण कर सकता है, ठीक है। लेकिन कब करेगा? अगर उसका पति, जो उस पुत्री का पति है, वो उसके पास साधन नहीं है, ठीक है ना, उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो वो अवयस्क पुत्री है, माइनर जो बेटी है, उसका वो तब तक करेगा जब तक वो मेजर नहीं हो जाती। जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके पिता का फ़र्ज़ है कि वो उसका मेंटेनेंस करेगा, ठीक है ना, भरण पोषण उसको देगा, खर्चा। और जैसे ही वो 18 की हो जाती है, अब पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, अब आगे अब एक होता है अंतरिम भरण पोषण, ठीक है। तो कोर्ट जो है अंतरिम भरण पोषण भी दिलवा सकता है, ठीक है। अंतरिम भरण पोषण क्या होता है कि मान लो कि अभी कोर्ट की कार्रवाई इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं, कि अब मान लो कोर्ट की जो है कार्रवाई चल रही है, ठीक है ना, किसी ने जाके कोर्ट में आवेदन का एप्लीकेशन लगाई है कि भाई मुझे भरण पोषण दिलवाया जाए। अब वो पता नहीं वो कार्रवाई कितनी लंबी चलेगी, अभी तो पता नहीं है ना, पहले तो के सम्मन भेजेंगे, हमने देखा है, फिर उसको पार्टी को बुलाएंगे, फिर कोर्ट आगे जो प्रोसीजर है वो चलता रहेगा, ठीक है ना। तो फिर ये तो प्रोसीजर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतने टाइम तक वो कैसे कोई व्यक्ति वेट करेगा, इतने टाइम तक भरण पोषण के बिना कैसे रहेगा, ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति इंटरिम भरण पोषण की डिमांड कर सकता है, अंतरिम भरण पोषण की भी। जब तक कार्यवाही चल रही है, डिसाइड नहीं हो जाता मामला, उतने टाइम तक आप मुझे एक राशि जो है डिसाइड करके आप मुझे दिलवा दो, उतने टाइम तक जब तक कार्रवाई चलती है, ठीक है। इसमें वो 2 चीज़ों के खर्चे ले सकता है, एक तो जो ये कार्रवाई जो उसने केस लगाया है इसके भी उसके खर्चे हो रहे होंगे, ठीक है। तो एक तो उसमें कार्रवाई जो इस खर्चे जो है उसके जो भी ये जो वाद की खर्चे हैं ये सब के लिए, और दूसरा जो उसका भरण पोषण है, मेंटेनेंस है, उसके खर्चे के लिए, उन 2 खर्चों के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। और फिर ये जो आवेदन किया है उसने, ठीक है, अब जो कोर्ट में उसने आवेदन किया है, फिर कोर्ट क्या करेगा, दूसरी पार्टी को भी भेजेगा भी आवेदन की, यहाँ भी उसकी तरफ से ये आवेदन आया है, दूसरी पार्टी को कॉपी भेजेगा, ठीक है। तो दूसरी पार्टी को जिस दिन कॉपी मिलेगी उस दिन से कोर्ट कोशिश करेगा, उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर जो है ये जो भरण पोषण है अंतरिम, ये डिसाइड करके उसको दिला दे, ठीक है। 60 दिन के अंदर अंदर कोशिश करेगा कोर्ट की 60 दिन के अंदर अंदर ये भरण पोषण दिला दे। ये अंतरिम भरण पोषण होता है, और ये पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ठीक है ना, अंतरिम भरण पोषण वाला है। ये 2001 के अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ है, इंटरिम भरण पोषण का जो प्रोविज़न है। अब एक होता है कि व्यस्क, ठीक है ना, हमने पढ़ा था व्यस्क, तो वैसे सिंपल बात है, आप सबको पता होगा, जो 18 से ऊपर का है वो व्यस्क होता है, ठीक है। और बाकी इसमें एक एक्ट बता रखा है कि जो भारतीय व्यस्कता अधिनियम, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 का ये एक्ट है। इस एक्ट के अंदर जिसने व्यस्कता प्राप्त कर ली है वो व्यस्क है, ठीक है ना, वो व्यस्क माना जाएगा। और हाँ, एक पत्नी शब्द इम्पॉर्टेंट है, पत्नी शब्द की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। पत्नी शब्द में क्या क्या शामिल है, ठीक है। तो पत्नी शब्द में क्या शामिल है, ऐसी भी स्त्री शामिल है जिसने विवाह विच्छेद कर लिया है, मतलब जिसने डिवोर्स ले लिया है अपनी पति से, लेकिन उसने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है, पुनर्विवाह नहीं किया, रीमैरिज नहीं किया, तो वो भी पत्नी शब्द में शामिल है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पत्नी शब्द में कौन कौन शामिल है। अब जो है एक बात और आती है कि अगर कोई, हाँ, अब जो है मानो किसी व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया कि भाई इतने महीने के, मतलब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि अब इतने महीने के लिए हर महीने का तुम्हें इतना रुपए ये मेंटेनेंस देगा, न्यायालय ने डिसाइड कर लिया है, अब दूसरे व्यक्ति को देना है, उसको हर महीने खर्चा देना है। अब अगर वो देता नहीं है, ठीक है ना, अब वो अगर उसने 1 महीने का, मानो 1 महीने का खर्चा तो दे दिया, उसके बाद उसने नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, फिर उसने खर्चे नहीं दिए, ठीक है, तो उसको हर 1 महीने का जो उसने खर्चा नहीं दिया है, तो हर 1 महीने के लिए 1 महीने तक की कोर्ट जो है सजा, मतलब कारावास की सजा भी दे सकता है, 1 महीने तक की सजा उसको, दंड उसको मिल सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है 1 महीने तक का पूरा ही मिले, पर 1 महीने तक का सजा दंड उसको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक बात ज़रूरी है कि मान लो आज उसने क्या किया, कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसको जो है 4000 रुपये मानो उसको महीने के देने हैं,
ठीक है ना, मेंटेनेंस। उसने क्या किया, 1 महीना दे दिया, 2 महीने दे दिया, 2 महीने दे दिए, तीसरे महीने से उसने बंद कर दिया मेंटेनेंस देना। ठीक है, अब तीसरे महीने से उसने बंद कर दिया मेंटेनेंस देना। अब जिस व्यक्ति को मेंटेनेंस मिलना था उस व्यक्ति ने अभी कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई, ठीक है ना, कोर्ट में कोई कंप्लेंट नहीं की, पूरा साल गुजर गया, ठीक है ना। तीसरे महीने से उसने बंद किया था, उसके बाद जब से उसने बंद किया उसके बाद 12 महीने निकल चुके हैं, पूरा 1 वर्ष निकल गया। उसके बाद उसने कोर्ट में जाके आवेदन एप्लीकेशन लगाई कि भाई इसने तो मुझे क्या कहते हैं खर्चा देना बंद कर दिया, ठीक है। तो अब कोर्ट उसकी एप्लीकेशन पे सुनेगा नहीं, अब उसकी कोर्ट को एप्लीकेशन पे कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन से उसने खर्चा देना बंद किया है उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर उसको आवेदन करना पड़ेगा। 1 साल के बाद वो आवेदन करता है तो कोर्ट उसकी नहीं सुनेगा, ठीक है। अब एक और भी इसमें बात आ जाती है कि कब जो है स्त्री जो है उसको खर्चे पाने का हकदार नहीं है, ठीक है ना। कब को स्त्री मतलब कोई भी जो पत्नी है उसको खर्चा कब नहीं मिलेगा, तो कब नहीं मिलेगा, मान लो वो जारता अडल्ट्री की स्थिति में रहती है, ठीक है, या फिर वो बिना किसी उचित कारण के, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करेगा। मानो वो अलग रहने लगी है हस्बैंड से, लेकिन कोर्ट को लगता है कि ये जो अलग रह रही है इसका कोई रीजनेबल मतलब उचित कारण नहीं है, ये बिना ही रीज़न के अलग रह रही है, ठीक है, कोर्ट को ऐसा लगता है तो इसमें भी कोर्ट जो है नहीं देगा। और तीसरी बात है कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ है वो म्यूचुअल कंसेंट से, पारस्परिक सहमति से आपस में डिसाइड करके कि हाँ भाई हम दोनों अलग रहेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से अलग होकर रह रहे हैं, तो इन तीनों सिचुएशन में जो है उसको भरण पोषण लेने का अधिकार नहीं है वाइफ को, ठीक है। अब ये तो हो गया सेक्शन 125, इसमें बताया है कि कौन कौन जो है मेंटेनेंस ले सकता है, ठीक है। एक अंतरिम भरण पोषण क्या होता है, एक पत्नी शब्द क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पत्नी शब्द में क्या क्या शामिल है, ठीक है। ये तो 125 है, सेक्शन 125 में बताया है। अब सेक्शन 126 ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 126 क्या बताता है, प्रोसीजर बताया है, प्रक्रिया बताता है कि जो मेंटेनेंस के लिए मतलब मेन तो ये है कि मेंटेनेंस का जब किसी को केस लगाना है तो वो कौन सी जगह पर लगाएगा। सबसे पहले प्रोसीजर में तो ये होगा कि वो कौन सी जगह पर, किस शहर में वो केस लगा सकता है, किस जगह पर केस लगा सकता है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी जगह पर केस लगाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 126 में बता रखा। तो सबसे पहले कौन से जगह पर केस लगाएगा, तो जिसके विरुद्ध केस करना है, ठीक है ना, जिसके विरुद्ध केस करना है मतलब जिस व्यक्ति को, ठीक है ना, मानो वाइफ केस कर रही है, तो वाइफ अपने हस्बैंड के विरुद्ध करेगी, तो जहाँ पर वो हस्बैंड रहता है, ठीक है ना। हस्बैंड कौन होगा, हस्बैंड होगा इसमें रेस्पोंडेंट, प्रत्यर्थी, ठीक है ना। वाइफ क्या है, वो एप्लीकेंट है, वो आवेदन कर रही है, ठीक है, तो वाइफ एप्लीकेंट है और हस्बैंड जो है रेस्पोंडेंट है, प्रत्यर्थी है, ठीक है। तो फिर जहाँ पर हस्बैंड रहता है उस शहर में लगा सकती है, ठीक है ना। मान लो कि हस्बैंड रहता है जयपुर, वाइफ रहती है गंगानगर, ठीक है, तो फिर वो जयपुर में केस लगा सकती है, ठीक है। या फिर उसकी वाइफ जहाँ रहती है तो वाइफ गंगानगर रहती है तो फिर वो गंगानगर में भी केस लगा सकती है, ठीक है। या फिर जो है दोनों हस्बैंड वाइफ अंतिम बार एक साथ जहाँ रहे थे, मानो वो दोनों अंतिम बार एक साथ दिल्ली में रहे थे, ठीक है, तो फिर वो दिल्ली में भी केस लगा सकती है, ठीक है। तो इसमें 3 जगह हो गई कि जहाँ पर वह व्यक्ति रहता है, खुद रहता है, जिसके विरुद्ध केस लगाना है, तो वो जहाँ पर उसकी पत्नी रहती है अब वहाँ लगा सकते हैं, या अंतिम बार जहाँ, इसमें अंतिम बार में 2 बातें लिख रखी है। अंतिम बार कहाँ, अपनी पत्नी के साथ या अपनी अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया था, ठीक है। तो अगर अधर्मज संतान है कोई उसकी, तो इसका मतलब उसकी माता भी जो है भरण पोषण प्राप्त करने का हकदारनी है, ठीक है। तो फिर 3 चीज़ें हमें याद रखनी है, वह रहता है या उसकी वाइफ रहती है या अंतिम बार निवास किया था, ठीक है। अब जो है हमें देखना है कि दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जब मेंटेनेंस की जो कोर्ट जब प्रक्रिया करेगा वो कौन सी प्रक्रिया करेगा, ठीक है। मैंने कल बताया था कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स में एक सम्मन प्रोसीजर होता है, एक वारंट प्रोसीजर होता है, सेशन कोर्ट में सेशन ट्रायल होगी, ठीक है। तो अलग अलग ट्रायल्स होती है। तो जो मेंटेनेंस वाला केस है इसमें जो सम्मन मामले हैं उनका जो ट्रायल है वो चलेगा, ठीक है। ये मैंने कहा था कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सम्मन ट्रायल क्या होता है, तो सम्मन ट्रायल इसमें चलेगा। अब इसमें एक पक्षीय कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। एक पक्षीय कार्रवाई क्या होती है कि मान लो कि हस्बैंड मतलब कि अब हस्बैंड को मतलब सम्मन भेजा कोर्ट ने बुलाने के लिए,
वो आया नहीं, ठीक है ना, उसको बुलाया, वो आया ही नहीं, ठीक है ना, बिना किसी रीज़न के वो कोर्ट में नहीं आ रहा, ठीक है। तो कोर्ट ने वेट किया, नहीं आया, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, सिर्फ वाइफ को सुनकर ही जो है मामला डिसाइड कर देगा, निर्णय ले लेगा, ठीक है। इसको एक पक्षीय कार्रवाई कहते हैं कि सिर्फ एक पार्टी को सुन के ही जो है डिसीज़न ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हस्बैंड नहीं आता है तो फिर एक पक्षीय कार्रवाई कर देंगे, ठीक है, और फिर उसको दिला सकता है, ठीक है ना, उसको जो भी एक पक्षीय कार्रवाई कोर्ट जो है कर देगा। लेकिन मान लो कि कोर्ट ने क्या किया, एक पक्षीय कार्रवाई कर दिया, तो हस्बैंड के पास अभी भी एक चांस है कि अगर वो 3 महीने के अंदर, ठीक है ना, आज उसने एक पक्षीय कार्रवाई की है, तो अगर 3 महीने के अंदर अंदर आ जाए और कोर्ट को ये दिखा दे कि भाई मैं जानबूझकर नहीं छुप रहा था, मेरे पास कोई रीज़न था नहीं आने का, तो फिर जो है कोर्ट क्या कर सकता है, उसने जो निर्णय दिया उसको अपास्त कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, ठीक है ना। अपास्त को इंग्लिश में कहते हैं सेट असाइड, ठीक है, सेट असाइड कर सकता है और उसकी दोबारा से फिर कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। और अगर मान लो कोर्ट ने एक्स पार्टी एक पक्षीय निर्णय कर दिया है तो इस एक्स पार्टी डिसीजन की अपील नहीं होती है। अब सेक्शन 127 है कि जो कोर्ट ने मेंटेनेंस दिलवाया है, ठीक है ना, भत्ते जो मेंटेनेंस मंथली जो भी अलाउंस दिलाया है, इसको चेंज भी कर सकती है, इसमें परिवर्तन भी कर सकती है, ठीक है। तो कब कब कोर्ट चेंज कर सकती है, मान लो कि परिस्थितियाँ चेंज हो गई, ठीक है, हस्बैंड वाइफ मानो जॉब करने लग जाती है, ठीक है, अब उसको ज़रूरत नहीं है तो फिर वो जो है, या फिर जॉब करने लग गई तो अगर वो पूरी अपनी मेंटेनेंस मतलब इतनी उसकी इनकम है कि वो पूरी कमा सकती है तो कोर्ट कैंसिल भी कर सकता है, और इतनी नहीं है कि भी पूरी कमा सके लेकिन थोड़ी उसमें सपोर्ट हो जाता है तो फिर उसको रकम को कम कर सकती है, मेंटेनेंस की जो रकम पहले दिलाई थी उसको कम कर सकती है, ठीक है। या फिर जो है वाइफ के अब खर्चे बढ़ गए हैं, मानो कोई बच्चा स्कूल जाता था, स्कूल की फ़ीस और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, इस तरह के कोई खर्चे बढ़ गए हैं तो जो है मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं उसको बढ़ा भी सकती है, ठीक है। तो कोर्ट दोनों तरह से बढ़ा घटा दोनों तरह से कर सकती है, ठीक है। कैंसिल भी, जो कोर्ट ने मानो डिसीजन दिया है इस डिसीजन को, आदेश जो दिया है मेंटेनेंस का, इसको रद्द भी कर सकती है, ठीक है। रद्द कब कर सकती है, मानो जिस वाइफ को दिलवाया है मेंटेनेंस दिलवाया है उसने दोबारा शादी कर ली है, रीमैरिज कर ली है, या फिर जो है उसने क्या किया, मानो उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच कोई कस्टम थी, ऐसी कोई प्रथा थी उस प्रथा में क्या था कि एक उन्होंने रकम डिसाइड कर चुके थे पहले से ही कि भी मानो अगर उन दोनों में कोई विवाह विच्छेद होता है, डिवोर्स होता है, तो ये रकम जो है हस्बैंड वाइफ को देगा आगे उसकी जो भी जीवन में खर्चे वगैरह चलाने के लिए, ठीक है। तो एक रकम जो है वो वाइफ को देगा, और अगर ऐसी रकम जो हस्बैंड दे देता है, जैसे हम मेहर पढ़ा है मुस्लिम लॉ में, ठीक है, तो मेहर क्या होता है कि 2 तरह का मेहर होता है, और एक जो मेहर होता है वो हस्बैंड तलाक के ऊपर, तलाक जब होती है तब वो होता है, ठीक है ना, तब वो देना होता है। तो इस तरह की कोई रकम अगर हस्बैंड ने वाइफ को दे दी है तो कोर्ट अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकता है मेंटेनेंस का। और तीसरा है कि वाइफ खुद ही छोड़ दे कि हाँ भी मुझे मेंटेनेंस नहीं लेना है, खुद से सरेंडर कर दे, सरेंडर अभ्यर्पण खुद त्याग दे, तो फिर कोर्ट जो है कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो इन 3 सिचुएशन में कैंसिल कर सकता है और उन 3 सिचुएशन में जो चेंज भी कर सकता है, जो कोर्ट है भत्तों में परिवर्तन भी कर सकता है, ठीक है। और लास्ट सेक्शन 128 ये बताता है कि ये लागू कैसे करवाएंगे। तो जहाँ पर भी एक तो कॉपी देंगे, फ्री कॉपी जो है जिसके पक्ष में दिया है पार्टी, ठीक है ना, जिसको भी मेंटेनेंस मिलेगा, ठीक है ना, उसको एक फ्री कॉपी मिलेगी, जो ऑर्डर है उसकी कॉपी मिलेगी फ्री और निःशुल्क। और जो है जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है, जिसने मेंटेनेंस भरण पोषण जिसने देना है, वो व्यक्ति जहाँ रहता है उस स्थान में जो है उसको लागू करवाएंगे, उससे कहेंगे, ठीक है ना, कि भी तुम दे। बाकी फिर कोर्ट की प्रक्रिया आपने देखी थी कि अगर वो नहीं देता है तो फिर 1 महीने तक की, हर एक महीने जो उसने नहीं दिया उसके लिए 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है। ये है मेंटेनेंस के पूरा चैप्टर।